हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्त हम लोग एक नई पहल की शुरुआत की थी सीरीज की। वो है भारत का भूगोल एमसीक्यू के रूप में। इसमें 1000 प्रश्नों का हम लोग टारगेट किए थे, जिसमें से कुछ प्रश्न हो चुके हैं, लगभग 250 प्रश्न, और इससे आगे के प्रश्न जारी हैं, आज करेंगे। और आज इस वीडियो का नंबर 5 पार्ट 5 है। इससे पहले 4 वीडियो बन चुकी है। इस प्रश्नों के साथ साथ हम लोग कुछ टॉपिकों को भी कवर करते जा रहे हैं, ताकि सुने रहेंगे, समझे रहेंगे, तो जो प्रश्न बन रहे हैं उनको करने में आसानी होगी। दोस्तों, ये अपने मेन टॉपिक पर जाने से पहले आज का मोटिवेशन है। मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है। मेहनत एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे को खोल देती है। जो बंद भाग्य के दरवाजे को खोल देती है, यानी मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इस संसार में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मेहनत के बदौलत सब चीज प्राप्त किया जा सकता है। मैं सब चीज के बारे में, मैं पढ़ाई के बारे में कह रही हूँ। मेहनत करने वाले जो छोड़ देते हैं, भाग्य के भरोसे जो बैठे रहते हैं, मेहनत करने वाले जो छोड़ते हैं उसी को ही पाते हैं। इसी सीरीज में भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि पढ़ाई उस शेरनी का दूध है। पढ़ाई उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। दोस्तों, चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। 50 प्रश्नों के साथ साथ हम लोग एक टॉपिक को भी डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक है भारत की नदियाँ। आज हम भारत की जो प्रमुख नदियाँ हैं उनको देखेंगे। भारत की नदियों को 2 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। एक है भारत हिमालय की प्रमुख नदियाँ। हिमालय की प्रमुख नदियों को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है: हिंद सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियाँ। इस टॉपिक को आज कवर करेंगे। पहले प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को ओरली देखेंगे कि ये नदियाँ कहाँ से उद्गम होती हैं और कहाँ पर जाकर गिराती हैं, कौन ज्वार नदमुख बनाता है और कौन डेल्टा का निर्माण करता है, आदि विषयों में जानेंगे। आप लोग यदि नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ में लाइक करिएगा और पूरा वीडियो में बने रहिएगा। और आप लोग मेरे चैनल पर आ ही गए हैं तो कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा कि आप लोग अगला वीडियो किस पर चाह रहे हैं, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा। इसके साथ साथ जो ये घंटी के आइकन है इसको भी दबा लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँचे। और लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, और शेयर करेंगे तो किसी ज़रूरतमंद को ये वीडियो पहुँचेगी और उसका फ़ायदा होगा। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ, उसके बाद टॉपिक पे आएंगे। आज इस सीरीज का क्लास 5 है और इसमें आज हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे। ये भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न है। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? जो बृहस्पति का द्रव्यमान कितना है? तो ग्रहों से प्रश्न है। मान लीजिए, अभी देख लेते हैं। ये सूर्य हो गया, और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पिंड को, खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य है। सूर्य जो एक तारा है। 8 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण है। तो जो बृहस्पति है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो बृहस्पति का द्रव्यमान मतलब कितना है? तो यह सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। जो बृहस्पति का द्रव्यमान है ना, वो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। ग्रह क्या होते हैं? ग्रहों के पास न अपने पास कोई ऊष्मा नहीं होती है, वह तारों की ऊष्मा से मतलब प्रकाशित होते हैं। तो सूर्य एक ग्रह है। सूर्य एक ग्रह है। इसी अरे तारा है। इसी के प्रकाश से सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं, जिसमें से हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। वह सूर्य के प्रकाशों से ही प्रकाशित होती है। तो प्रश्न दिया है, द्रव्यमान बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। किस ग्रह को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है? तो ब्लू प्लेनेट या नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त उष्मा को, यहाँ पे होगा उष्मा को, सूर्य से प्राप्त उष्मा को क्या कहा जाता है? सूर्य से पृथ्वी को जो उष्मा प्राप्त होता है उसे आपतन कहा जाता है। सूर्य ग्रहण उसी का समय होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है?
जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण लगता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। कंसेप्ट क्लियर करिएगा। सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य तो हमेशा स्थिर रहेगा, यहीं पे रहेगा दोनों स्थिति में, और पृथ्वी और चंद्रमा का स्थान बदलेगा। तो जब सूर्य ग्रहण लगेगा तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। अब जब चंद्र ग्रहण आएगा तो सूर्य चंद्र के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण लगेगा। इस कंसेप्ट को भूलिएगा नहीं। यस यम ई, यस से सन, यम से मून, ई से ईस्ट, ये सूर्य ग्रहण का स्थिति है। यस यम ई, ये सूर्य ग्रहण का स्थिति है। और चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया, सबसे काला भाग क्या कहलाता है? प्रत छाया कहलाता है। किसी देश की ध्वनि सिराएं किससे कहा जाता है? मैं इसको बताई हूँ। ये किसी देश की सिराएं धमनियाँ किसे कहा जाता है? जैसे हमारे शरीर में सिराएं धमनियों का जो काम है, उसी तरह किसी देश में सिराएं धमनियाँ क्या होती हैं? वहाँ की सड़क व्यवस्था होती है। जो हमारे शरीर में धमनियाँ एवं सिराएं काम करती हैं, वही किसी देश की मार्ग मतलब सड़क मार्ग वहाँ का काम करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई कितना प्रतिशत विद्युतीकृत हो गया है? भारत रेल की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत विद्युतीकृत हो गया है? लगभग 81% वर्तमान समय में विद्युतीकृत हो गया है। यातायात आयतन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक व्यस्तम पटन कौन है? यातायात की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक व्यस्तम पतन मुंबई है। भारत में माल यातायात प्रवाह आयतन की दृष्टि से व्यस्तम मार्ग हावड़ा, गया, कानपुर है। कोंकण रेलवे किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। मैं कोंकण तट बताई थी आप लोगों को। यदि आप लोगों को नहीं पता है तो इससे संबंधित वीडियो देख लीजिएगा, जिसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। वहां से आप लोग जाकर देख लीजिएगा कोंकण रेलवे किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। ये सीरीज जो चल रही है, इसमें जो प्रश्न आ रहे हैं, पढ़ाए हुए ही प्रश्न आ रहे हैं। यदि आप लोग मतलब उसको देखना चाहते हैं तो मैं उसका प्लेलिस्ट बना दी हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पिन कर दूंगी। आपको जहाँ सुविधा होगी वहां से जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो कोंकण रेलवे किन राज्यों से होकर गुजरता है? महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। ये जो प्रश्न है पिछले परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, ये जीएस के प्रश्न है। और जीएस प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है। ऑल इंडिया एग्जाम में जितने भी परीक्षा होते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस, सीटेट, यूपी टेट, बिहार पुलिस इत्यादि सभी परीक्षाओं में पूछा जाने वाला ये सब प्रश्न है। भारतीय रेलवे में कितने मंडल होते हैं? 18 मंडल होते हैं। ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। ग्रैंड ट्रक रोड कहाँ से कहाँ तक चला है? तो कोलकाता से अमृतसर तक चला है। ये सब टॉपिक मैं कवर कर चुकी हूँ। यदि आपको पता, आप जो देखा है उसको पता होगा, जो नहीं देखा है उसको नहीं पता होगा, तो प्लीज जा करके पहले उसको देखिए वीडियो, तब इसको आएंगे देखेंगे तो समझ में आएगा। भारतीय परिवहन के बारे में मैं पूरा डिटेल से पढ़ाई हूँ ओरली, कि कितने प्रकार के परिवहन होते हैं भारत में, जल, वायु और स्थल मार्ग से, वही सब दिया है। भारतीय रेल द्वारा अधिकतम माल परिवहन होता है कोयले का। नर्मदा और सोन नदी, यहाँ पे सोन होगा, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इन प्रश्नों का मैं आज व्याख्या करूंगी कि कौन सी नदी कहाँ पर से निकलती है। लूनी नदी किस राज्य में बहती है? तो लूनी नदी राजस्थान राज्य में बहती है। राजसमंद और राजसमंद जैसे मध्ययुगीन तालाब बाद किस राज्य में है? राजस्थान में है। देश में सिंचित भूमि का सर्वाधिक भाग किस साधन द्वारा सुसिंचित होता है? नहर द्वारा सिंचित होता है। 270 नंबर का प्रश्न है, रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद बांध जो है ना, उत्तर प्रदेश में स्थित है। रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? जो रुद्रप्रयाग है वह किन दो नदियों के संगम पर है? अलकनंदा और भागीरथी नदियों पर के संगम पर स्थित है। अलकनंदा और भागीरथी मिलकर के गंगा का निर्माण करती हैं। पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो पुलिकट झील तमिलनाडु राज्य में स्थित है। टिहरी भात किन दो नदियों के संगम पर बने हैं? यहाँ पे संगम हो गया, यहाँ पर संगम होगा।
संगम पर बनाया गया है? तो भागीरथी और भिलंगाना नाम नदियों पर बनाया गया है। किन राज्य समूह को भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त होता है? किस राज्य समूह को भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त होता है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को भाखड़ा नंगल परियोजना से जल प्राप्त होता है। कौन सी परियोजना भारत और नेपाल का जल संसाधन विकास से संबंधित है? कौन सा परियोजना भारत और नेपाल जल संसाधन विकास से संबंधित है? यदि आपको आ रहा है, जो मतलब पिछले क्लास को देखे हैं, जो लोग देखे हैं वो लोग इस प्रश्न का कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर करें। आप लोगों को थोड़ा मैं समय दे रही हूँ, आप इन सब प्रश्नों का जवाब जरूर दें। लिखने से आपको ही फायदा होगा, ज़्यादा दिन तक ये प्रश्न याद रहेंगे। तो कौन सा परियोजना भारत और नेपाल जल संसाधन विकास से संबंधित है? शारदा बैराज, टकनपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना, ये तीनों भारत और नेपाल जल संसाधन विकास से संबंधित है। माता टीलाबाद नदी किस नदी पर है? माता टीलाबाद किस नदी पर है? बेतवा नदी पर है। माता टीलाबाद बेतवा नदी पर है। सरहिंद नहर किस नदी से निकाली गई है? जो सरहिंद नहर है वो सतलज नदी से निकाली गई है। कौन सी नदी घाटी परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकारों का संयुक्त उपक्रम है? कौन सी परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा सरकारों के संयुक्त उपक्रम है? तो मच्छकुंड नदी घाटी परियोजना, ये दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। सन 1902 में भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थापित की थी? शिव समुद्र जल परियोजना स्थापित की गई थी। जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी सन 1902 ईस्वी में। भारत की पहली जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है, वह नदी जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है, उस नदी का क्या नाम है जो भारत और नेपाल को सीमा बनाती है? वो काली नदी है। आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच में कितना किलोमीटर सीमा बनता है? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये सब पढ़ाया हुआ प्रश्न है। यदि आप लोग वीडियो अच्छा से देखे होंगे इस सीरीज का, तो इस प्रश्न का उत्तर अवश्य आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो प्लीज़ जाकर के उन प्रश्नों को देखिए, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। और ये प्रश्न आज आप लोगों के लिए काम के रूप में, भारत और नेपाल के बीच में कितने किलोमीटर की सीमा रेखा बनती है। अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा अपने किनारे पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को लेडीज या तटबंध कहा जाता है। चरमणवती किस नदी की पौराणिक नाम है? चरमणवती किस नदी का पौराणिक नाम है? चंबल नदी का पौराणिक नाम है। अगला प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, कौन है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। हिमालय से निकलने वाली नदियां कौन कौन है? ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है। चिल्का झील स्थित है कहाँ पर? तो चिल्का झील उड़ीसा में, जो उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? तो हर के बांध से इंदिरा नहर निकलती है। किस नदी पर तेलुगु गंगा परियोजना प्रारंभ की गई है? कृष्णा नदी पर तेलुगु गंगा परियोजना प्रारंभ की गई है। बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना कोशी है। कोयना परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो कोयना परियोजना ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। बेतवा नहर किस राज्य में स्थित है? आपको आ रहा है प्रश्न तो जरूर बताइएगा। तो बेतवा नहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ज्वालामुखी झील लोनार किस राज्य में स्थित है? जो लोनार है वो ज्वालामुखी झील है, वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि लोनार किस प्रकार की झील है? तो ये ज्वालामुखी से निर्मित झील है। ये प्रश्न मिसप्रिंट हो गया है कुछ, 292 नंबर का प्रश्न मिसप्रिंट हो गया है। अगले चलते हैं, देखते हैं, नौकुचिया ताल किस राज्य में स्थित है? नौकुचिया ताल उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्तई नामक स्थान पर। ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्तई नामक स्थान पर। अपवाह तंत्र से इसी प्रकार प्रश्न बनते हैं। प्रश्नों को देख लीजिएगा, ताकि मैं पढ़ाऊंगी समझाऊंगी तो आप लोग समझ जाइएगा कि कैसा प्रश्न आता है। लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है? अरावली पर्वत है। घाघरा नदी का अन्य नाम क्या क्या है? जो घाघरा नदी बहती है भारत में, उसका क्या नाम है अन्य? सरयू और शारदा के नाम से भी इसे जाना जाता है, घाघरा नदी को। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को पद्मा के नाम से जाना जाता है।
सतलज नदी कहाँ से उद्गमित होती है? तो सतलज नदी जो हिमालयी नदी तंत्र का भाग है और ये राकस झील से उत्पन्न होती है। प्रायद्वीपीय भारत की वे नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तथा डेल्टा का निर्माण करते हैं, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ निर्माण करते हैं किस चीज़ का? तो ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली डेल्टा का निर्माण करते हैं और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ज्वार नदमुख का निर्माण करते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है, हिमालयी नदियाँ 3 अपवाह तंत्रों का निर्माण करती हैं, वह है जो हिमालय नदियाँ हैं वह 3 अपवाह तंत्रों का निर्माण करती हैं, वो कौन कौन है? मैं अभी इस प्रश्न को करवाई हूँ, आप बताइएगा। तो हिमालय नदियाँ जो 3 अपवाह तंत्रों का निर्माण करती हैं, सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। ये खत्म हुआ। अब हम लोग भारत की प्रमुख नदियों को देखेंगे कि कहाँ से उद्गमित होते हैं और कहाँ पर जाते हैं। वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं या डेल्टा का निर्माण करती हैं। दोस्तों प्रश्न खत्म हो गया। अब टॉपिक है, तो टॉपिक में जो है भारत की प्रमुख नदियाँ, आज इसको देखेंगे। इसको देखने से पहले आप लोगों से मेरी एक विनती और अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ लाइक और कमेंट भी करिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ। भारत की नदियाँ भारत में जल प्रवाह यानी भारत की नदियाँ जो हैं वो क्या करती हैं भारत में या कहीं पर वो क्या करती हैं, वो जलों का प्रवाह करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो भारत में प्रवाहित होने वाली नदियों को विकास तंत्र के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है हिमालय की प्रमुख नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख नदियाँ। तो सबसे पहले हम लोग हिमालय की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे और उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में कुछ मुख्य विभेद जान लेते हैं, कुछ विशेषताएं जान लेते हैं कि हिमालयी नदियाँ की क्या विशेषताएं होती हैं और दक्षिण भारत की नदियों का क्या विशेषताएं होती हैं। तो हिमालय से उद्गम होने वाली नदियाँ साल भर जल रहता है। जो हिमालय नदी होती हैं, जो हिमालय में नदियाँ होती हैं, हिमालय से उद्गमित होती हैं, उनमें साल भर जल रहता है। इसका कारण यह है कि हिमालय की नदियों को वर्षा एवं हिमालय के हिम दोनों स्रोतों से जल प्राप्त होता है। जो हिमालय की नदियाँ हैं उनको जल हिम से, जो बर्फ है पहाड़ों पर हिमालय के, उससे और वर्षा के जल से, दोनों से जल प्राप्त होता है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्यतः वर्षा पर निर्भर होती हैं। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं केवल वर्षा पर निर्भर होती हैं। हिमालयी नदियाँ इधर से निकलती हैं और प्रायद्वीपीय नदियों का मतलब इधर से है। तो हिमालय नदियाँ जो होती हैं वर्ष भर जल उसमें रहता है। इसका कारण यह है कि हिमालय की नदियाँ 2 प्रकार से जल प्राप्त करती हैं, एक पहाड़ों पर स्थित हिम से और दूसरा वर्षा पर। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो होती हैं केवल वर्षा से जल प्राप्त करती हैं। हिमालय नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में से कहीं अधिक है। जल संग्रहण का मतलब होता है जल धारण करने की क्षमता। तो हिमालय जो नदियाँ होती हैं इनमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है और इनसे कम होता है। जो इनका है इनसे कम होता है, नहीं, इनका अधिक होता है और इनका कम होता है। हिमालय नदी का जल धारण क्षमता अधिक होता है और प्रायद्वीपीय नदियों का जल धारण क्षमता इनकी अपेक्षा कम होता है। हिमालय क्षेत्र में अनेक नदियाँ हैं। इन नदियों में काफ़ी बड़े-बड़े गार्ज का निर्माण करती हैं। पर्वतों पहाड़ों से मतलब ये लुढ़कती काटती छाटती हुई हिमालय की नदियाँ आती हैं। और प्रायद्वीपीय नदियाँ खुली हुई एवं संतुलित घाटियों से होकर प्रवाहित होती हैं। जो इधर की नदियाँ हैं, इधर हैं मतलब पर्वत पहाड़ हैं, लेकिन उतना हिमालय नदियों के इतना नहीं है। इधर संतुलित पहाड़ हैं, आराम से काटती हुई आती हैं। और जो हिमालय नदी मात्र 2 अपवाह तंत्रों का निर्माण करती हैं। हिमालय नदी जो है 3 अपवाह तंत्रों का निर्माण करती हैं। वो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अर्थात क्षेत्र से अनेक नदियों के निकलने के बावजूद मात्र 2 नदियाँ समुद्र में गिरती हैं। अन्य नदियाँ सहायक नदियों के रूप में कार्य करती हैं। जो हिमालय की नदी तंत्र हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये नदियाँ तो बहुत निकलती हैं तंत्र के रूप में, लेकिन मात्र 2 नदियाँ ही समुद्र में गिरती हैं। अन्य नदियाँ सहायक नदियों के रूप में कार्य करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ अनेक सीधे समुद्र में जाकर गिरती हैं। कहने का मतलब 3 तंत्र है। एक है सिंधु तंत्र, इधर से आता है, रुकिए,
इधर से आता है सिंधु तंत्र, इधर से सिंधु तंत्र निकलती है, इधर से ब्रह्मपुत्र पुत्र तंत्र निकलती है और इधर से गंगा तंत्र निकलती है। तंत्र का मतलब इनमें अनेक छोटी बड़ी नदियां हैं। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मतलब छोटी छोटी हैं और कई हैं। मुख्य नदियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग हिमालय की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे, और जो सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र है, इनमें सबसे पहले सिंधु अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। वो अपवाह तंत्र, सिंधु नदी इधर से निकलती है और इधर जा करके, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है, तो सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। सिंधु नदी पश्चिमी हिमालय से निकलकर अरब सागर में गिरती है। ये पश्चिमी हिमालय से निकल करके अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी, यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत के उत्तरी ढाल से लगभग 5,000 मीटर ऊंचाई से उद्गमित होती है। ऊंचे पर्वत भाग में श्योक, गिलगिट, जास्कर, शिगार आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन है सिंधु की सहायक नदियां? पर्वतीय भाग में श्योक, गिलगिट, जास्कर, शिगार आदि हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियां। मैदानी भागों में कौन कौन है इसकी सहायक नदियां? झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये मैदानी भागों में इसकी सहायक नदियां हैं। जबकि पर्वतीय भागों में श्योक, गिलगिट, जास्कर, शिगार हैं। और जो मैदानी भाग में झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास नदियां इसमें बाएं किनारे से मिलती हैं। अब सतलज नदी के बारे में जान लेते हैं, जो सिंधु की सहायक नदी है। यह तिब्बत में स्थित राकस से उद्गमित होती है। सतलज नदी कहाँ से उद्गमित होती है? तिब्बत के राकस से। तिब्बत इधर है, इधर राकस है। अब चिनाब के बारे में जान लेते हैं, जो सिंधु की सहायक नदी है। यह नदी बारालाचा दर्रा के निकट स्थित चंद्र एवं भागा नामक 2 नदियों के रूप में उद्गमित होती है। जो बारालाचा दर्रा मैं बताई थी, उसी के निकट चंद्र और भागा नाम के 2 नदियों के रूप में उद्गमित होती है। रावी नदी, ये भी सिंधु की सहायक नदी है। यह रोहताक दर्रे के निकट से उद्गमित होती है और पंजाब में 5 नदियों में यह नदी सबसे छोटी है। जो पंजाब में 5 नदियां मिलती हैं, उनमें सबसे छोटी कौन नदी है? रावी नदी है। और ब्यास को देख लेते हैं, ये भी सिंधु की सहायक नदी है। यह रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से उद्गमित होती है। कहाँ से होती है? रोहतास दर्रे के निकट ब्यास कुंड से उद्गमित होती है। और झेलम नदी, यह जम्मू कश्मीर के बेरीनाग के निकट शेषनाग झील से उद्गमित होती है। सिंधु नदी तंत्र में इस तरह सिंधु नदी तंत्र में जो नदियां थी, हिमालय पर्वत में जो सिंधु की सहायक नदी थी, श्योक, गिलगिट, जास्कर, शिगार, ये छोटी छोटी नदियां हैं। और मैदानी क्षेत्र में जो बाएं तरफ किनारे से आकर मिलती हैं, जिसमें से झेनब, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास हैं। तो उनमें से सतलज नदी राकस ताल से उद्गमित होती है। चिनाब नदी बाड़ालाचा दर्रा से उद्गमित होती है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से उद्गमित होती है। ब्यास नदी ब्यास कुंड से उद्गमित होती है। और झेलम नदी बेरीनाग के निकट शेष नाग झील से उद्गमित होती है। और सिंधु नदी तंत्र इस तरह से आकर के बंगाल के ये अरब सागर में गिरता है। अब हम लोग देखते हैं गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र का मतलब होता है इस नदी के सहारे सभी नदियों को पढ़ना। तो सिंधु नदी तंत्र में सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम को पढ़ लिए। अब गंगा नदी के तंत्र में अब आगे देखते हैं। तंत्र में हिमालय से आने वाली नदियों के अतिरिक्त जल प्रायद्वीपीय नदियों से भी प्राप्त होता है। गंगा नदी तंत्र में हिमालय से आने वाली जो गंगा नदी तंत्र है, इधर से आती है। तो हिमालय मतलब जो गंगा नदी तंत्र है, इसमें हिमालय से आने वाली जो आती है नदियाँ, उनके अतिरिक्त प्रायद्वीपीय भारत से भी जो कुछ नदियाँ आती हैं, जो गंगा नदी तंत्र में मिलती हैं। गंगा नदी तंत्र उत्तराखंड के महान हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से। इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। देवप्रयाग के निकट अलकनंदा और भागीरथी नदियों के आपस में मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है। किन 2 नदियों के मिलने से गंगा नदी का निर्माण होता है? अलकनंदा और भागीरथी। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, मैं इसमें से प्रश्न अवश्य पूछूंगी।
तो गंगा नदी का निर्माण किन नदियों के मिलने से होता है? अलकनंदा और भागीरथी। हरिद्वार के निकट यह नदी हिमालय को छोड़कर मैदानों में उतरती है। प्रश्न आ जाएगा कि गंगा नदी कहाँ से मैदानों में प्रवेश करती है? तो हरिद्वार के निकट, प्रयाग के निकट, जो वर्तमान प्रयागराज है, वहां पर आकर के यमुना मिलती है। यहाँ पर यमुना आके मिलती है। ये एक हिमालयी नदी है। और गाजीपुर के निकट गोमती, छपरा के निकट घाघरा और पटना के निकट सोन, जो एक प्रायद्वीपीय नदी है। कुछ और पूर्व से की ओर से आकर क्रमशः गंडक और कोसी नदियां गंगा में मिलती हैं। कौन कौन हो गया? हरिद्वार से नदी निकलती है गंगा, तो मतलब हरिद्वार से ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है गंगा नदी। और इसमें प्रयाग में, जो इलाहाबाद था, वर्तमान प्रयाग हो गया, वहां पे आकर के यमुना मिलती है गंगा में। गाजीपुर में गोमती मिलती है और छपरा में घघरा मिलती है और पटना के निकट सोन नदी मिलती है। और कुछ और नदियां हैं जो पूर्व से आकर इनमें मिलती हैं, गंडक और कोसी। रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक। जो रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ये आदि नदियां बाएं किनारे से आकर मिलती हैं। बाएं का मतलब ऊपर से। और यमुना, सोन और दामोदर, यमुना, सोन और दामोदर जैसे नदियां दाहिने किनारे से आकर मिलती हैं। गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली नदियों, ये प्रश्न बना हुआ है पहले। बाएं किनारे से गंगा से आकर मिलने वाली नदियां रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ये बाएं किनारे से आकर मिलती हैं। जबकि यमुना, सोन और दामोदर नदियां ये दाहिने किनारे से आकर मिलती हैं। और कुछ देख लेते हैं। गंगा की पश्चिमी शाखा पश्चिमी बंग में भागीरथी हुगली के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश इधर है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र की एक शाखा, ये ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, ये सिंधु नदी तंत्र है, ये गंगा नदी तंत्र है। ठीक, तो जो बांग्लादेश है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की एक शाखा जमुना से मिलने के बाद पद्मा के नाम से जानी जाती है। जो गंगा नदी है, इसका एक शाखा हुगली से इधर चला आता है और एक बांग्लादेश में चला जाता है, जिसे जमुना कहा जाता है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है जमुना में, जिससे इसका नाम पद्मा हो जाता है। प्रश्न बना है कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है? पद्मा। और गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? जमुना नदी से। गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है बंगाल की खाड़ी में, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। जो बंगाल की खाड़ी में नदियां अपना मतलब पानी छोड़ती हैं, यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं, जबकि इधर ज्वार नदमुख बनाती हैं। अब गंगा नदी तंत्र के जो सहायक नदियां थी उनके बारे में जान लेते हैं। यमुना नदी जो हिमालय से निकलती है, यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, जो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। गंगा गंगोत्री और यमुना यमुनोत्री हिमालय से ही निकलती है। इसकी कुल लंबाई 1385 किलोमीटर है। जो यमुना नदी है उसकी कुल लंबाई 1385 किलोमीटर है और यह इलाहाबाद के पास वर्तमान में प्रयागराज में आकर यह गंगा नदी से मिल जाती है। घाघरा नदी के बारे में जान लेते हैं। यह नदी सरयू, सरदा आदि नामों से जानी जाती है। ये जो घाघरा नदी है सरयू और सरदा आदि नामों से जानी जाती है। ये भी एक हिमालयी नदी है। ये गंगा नदी है, ये भी एक हिमालयी नदी है, इधर से आती है। घाघरा सरयू और शारदा के नाम से जानी जाती है। तिब्बत के पठार से माप चाचुंग हिमनद से निकलती है। घाघरा नदी किस हिमनद से निकलती है? माप चाचुंग हिमनद से निकलती है। और देख लेते हैं। हो गया। अब गंडक नदी, यह नेपाल के शालिग्राम एवं मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जाना जाता है। जो गंडक नदी है वो नेपाल में शालिग्राम, ग्रामीण एवं मैदान में नारायणी के नाम से जानी जाती है। कोसी नदी, कोसी यह एक अरुणा के नाम से गोसाईनाथ के उत्तर में उद्गमित होती है। यह नदी जो कोसी नदी है अरुणा के नाम से गोसाईनाथ के उत्तर में उद्गमित होती है। कोसी नदी पूर्व में अपना मार्ग बदलने बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न बना है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अब इस तरह जो प्रमुख गंगा नदी की तंत्र की नदियां थी उनको कंप्लीट किए। यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी। अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र चलते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इस तरह आती है। ये है, यह नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट उद्गमित होती है। ये कहाँ से उद्गमित होती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और गंगा की कितनी थी? 2525 किलोमीटर थी। भारत में इसकी लंबाई
8,885 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में केवल 885 किलोमीटर है। दिबांग और लोहित नदियां इसके उत्तर की ओर से आकर मिलती हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन है? दिबांग और लोहित, वो उत्तर की ओर से आकर मिलते हैं। षोडशीरी, मानस, तीस्ता इसके दाहिने किनारे से आकर मिलते हैं। बूढ़ी दिहांग और कपोली बाएं किनारे से आकर मिलती है। सीधा सीधा बात है कि ब्रह्मपुत्र नदी की जो सहायक नदी है कौन कौन है? दिबांग है, लोहित है, षोडशीरी है, मानस है, तीस्ता है और कपोली है। अब इस तरह हिमालय के प्रमुख नदी तंत्रों को कंप्लीट हुआ, जिसमें से हम लोग सिंधु नदी तंत्र को देखे, उसके बाद गंगा नदी तंत्र को देखे, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को देखे। सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन थी नदियां? एक बार और जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सतलज, चिनाब, रावी, ब्यास और झेलम नदियां हैं। जबकि गंगा नदी तंत्र में यमुना नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी और कोसी नदी हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी में उनकी सहायक नदियों में दिबांग, लोहित, षोडशीरी, मानस, तीस्ता, बूढ़ी दिहांग, कपोली आदि नदियां हैं। अब हम लोग चलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदियां, जो इधर नदियां हैं। जिसमें से है गोदावरी नदी। यह नदी पठार की सबसे बड़ी नदी है। जो गोदावरी नदी है यह दक्षिणी पठार की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। यहाँ से निकलती है और यह आकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां, गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन है? पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मानेर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कौन कौन है एक बार और देखिए, प्रश्न बनता है गोदावरी नदियां की प्रमुख सहायक नदियां हैं कौन कौन है? पेनगंगा, बेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, मानेर है। अब दूसरी महानदी है। यह नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की सिहाब श्रेणियों से निकलती है। महानदी कहाँ से निकलती है? इधर से, यहाँ पे एमपी है, मध्य प्रदेश से, कि अमरकंटक की सिहाब श्रेणियों से निकलती है। इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है और गोदावरी नदी की 1465 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां, महानदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन है? हसदेव, ईब, तेल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह उड़ीसा में कटक के निकट एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती है। यह यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। कृष्णा नदी, कौन कौन नदी हम लोग देख लिए प्रायद्वीपीय भारत की? गोदावरी, महानदी। गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित पश्चिमी घाट से। और महानदी अमरकंटक, मध्य प्रदेश के अमरकंटक जिले से निकलती है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट पर्वत से उद्गमित होती है। कृष्णा नदी की प्रमुख नदियां कौन कौन है? सहायक कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। अब आते हैं चंबल नदी। यह नदी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से उद्गमित होती है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सिंधु अलग है, सिंध, पार्वती, बनास इसकी सहायक नदी है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां सिंध, पार्वती, बनास इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसके बाद आता है सोन नदी। सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है और महानदी भी अमरकंटक से निकलती है। और यह सोन नदी गंगा की सहायक नदी है, जो एक प्रायद्वीपीय नदी है, हिमालय नदी में मिलती है। दामोदर नदी, यह छोटा नागपुर पठार से उद्गमित होती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां कुनार, जमुना, जमुनिया, बराकर आदि हैं इसकी प्रमुख सहायक नदी। यह नदी हुगली में आकर, ये भी दामोदर नदी भी गंगा में आकर हुगली में मिल जाती है। नर्मदा नदी, यह भी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से कौन कौन नदियां निकलती हैं? महानदी, नर्मदा नदी और सोन नदी। और नर्मदा नदी की सहायक नदियां हिरण, तवा, दूधी, सेर आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। दुग्धधरा, कपिलधरा, धुआंधरा आदि इस पर, जो नर्मदा नदी है इस पर दुग्धधरा, कपिलधारा और धुआंधार ये जलप्रपात भी पाए जाते हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित है। यहाँ पे मध्य प्रदेश है, यहीं पे बैतूल जिला के मुल्तई नामक स्थान से उद्गमित होती है। स्वर्णरेखा नदी, यह स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर के पठार से उद्गमित होती है।
ब्राह्मणी नदी यह भी छोटा नागपुर के पठार से उद्गमित होती है। लूनी नदी यह अरावली पर्वत से उद्गमित होकर कच्छ की खाड़ी में जाकर मिलती है। साबरमती नदी अरावली पर्वत से उद्गमित होती है। इस तरह सभी नदी तंत्र समाप्त हुए। प्रायद्वीपीय नदी तंत्रों को एक बार और देख लेते हैं। जो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र हैं एक बार और देख लेते हैं कौन कौन है। गोदावरी नदी है जिसका उद्गम स्थान नासिक जिले में है, महाराष्ट्र के। महानदी है वो अमरकंटक में है। अमरकंटक मतलब मध्य प्रदेश के अमरकंटक की सिहाब श्रेणी में इसका उद्गम स्थान है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर में इसका निकट मतलब उद्गम स्थान है। कावेरी नदी ये कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से उद्गमित होती है। कावेरी नदी। चंबल नदी मध्य प्रदेश के मऊ के निकट जानापाव पहाड़ी से उद्गमित होती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से उद्गमित होती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से उद्गमित होती है। नर्मदा नदी अमरकंटक से उद्गमित होती है। ताप्ती नदी ये बैतूल जिले मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्तई नामक स्थान से उद्गमित होती है। स्वर्णरेखा नदी छोटा नागपुर पठार से उद्गमित होती है। ब्राह्मणी नदी भी वहीं से उद्गमित होती है। और लूनी नदी अरावली पर्वत से उद्गमित होती है। साबरमती नदी ये भी अरावली पहाड़ी से उद्गमित होती है। इस तरह सभी नदी तंत्र को कंप्लीट किए। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार ध्यान से देखिएगा। नदी तंत्र, भारत की नदी तंत्र बढ़िया से मतलब दिमाग में बैठ जाएगा। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही और अगला टॉपिक अगले क्लास में। यदि दोस्त मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसके साथ साथ सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।